कार्यकारिणी 2 साल में बदलती रहती है, लेकिन हमारे इस समय तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी लूंकर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को 6 साल तक सुशोभित किया है। मैं बहुत ही मन से, बहुत दिल से, सहसम्मान राजू भैया आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमें अंतिम संबोधन दें। आइए। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि से वंदन। परम श्रद्धेय हम सब युवाओं के जीवन को एक नई दिशा देने वाले पिता तुल्य परम श्रद्धेय आदरणीय भाऊ, मेरे कई सारे साथी आज की सभा में बैठे हैं जिन्होंने मेरे जीवन को मोड़ने का प्रयास किया, साथ दिया। मुझे आज अमिताभ बच्चन की एक कविता याद आ रही जो बहुत वायरल हुई, शायद मैं मेरे संदर्भ में जोड़कर देखता हूं कैसे 2007 में ईरोड जैसे एक टेक्सटाइल क्षेत्र में समाज के किसी भवन में नहीं जाने वाला व्यक्ति इतने अप्रतिम ऑर्गेनाइजेशन के आदरणीय भाऊ जैसे व्यक्तित्व के साथ में मिलकर काम कर सकता है, ये शायद कल्पना से परे की बात थी। मैं मानता हूं कि हर काम नियति के हिसाब से होता है, प्रभु के आशीर्वाद से होता है। अमिताभ बच्चन की एक कविता वायरल हुई, बड़ी रोचक कविता है। 9 ने 8 को मारा तो 8 ने पूछा कि भाई क्यों मारा, तो उसने कहा 0 ने मुझे मारा, इसके लिए मैंने तेरे को मारा। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। 1 को जैसे ही 1 का नंबर आया 0 डरने लगा, 0 डरने लगा, दुबक के बैठा। 1 ने कहा भाई डर मत, उसने मारने की बजाय उसके साथ में जाकर बैठ गया, उस 0 को उसने 10 बना दिया। मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं, इस नाचीज को यहां तक पहुंचाने में आप सारे कई कार्यकर्ताओं का योगदान है। मैं 2007 की उस जर्नी को याद करता हूं जब मुझे मेरे मित्र आदरणीय गौतम चंद जी सालेचा ने ईरोड से लेकर आए। मैं कार्यकर्ताओं को एक बात उठाने की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूं। आदरणीय सुदर्शन जी यहां पर है, शायद मेरे जीवन में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान अंकित रहेगा। आदरणीय सुदर्शन जी और महेश कोठारी जी कोयम्बतूर से सेलम जा रहे थे, ईरोड उनके मैप में नहीं था। किसी ने कहा ईरोड में भी जैन समाज है, आप जाइए। मेरे मित्र के घर पे गए, उन्होंने मीटिंग करी। शायद इन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि जिस गांव में इन्होंने इस पवित्र ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रथम चरण रखा है, वहां से कोई कार्यकर्ता इस तरीके से निखारा जाएगा जो इस अप्रतिम ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। शायद इसके अंदर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यहां तक पहुंचना हुआ। मेरी वाइफ को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोग साउथ सेटल हुए, शिफ्ट हुए, बहुत ज्यादा ट्रैवल करता था मैं बिजनेस के लिए, और जिस दिन नेशनल कन्वेंशन पूना का निमंत्रण मिला, मेरे मित्र ने मुझे फोन किया जिनके घर पे वो गए थे मिलने के लिए। उन्होंने मुझे एक छोटा सा ब्रोशर भेजा जिसमें कंटेंट लिखा हुआ था, क्या आप अपने बच्चे के भविष्य का निर्धारण करना चाहते हैं क्या। मुझे बड़ा अपीलिंग लगा, मुझे लगा कि कुछ तो अलग हो रहा है यहां पर। और मैं 12 दिन के ट्रैवल के पश्चात मेरे घर पहुंचा। उसी दिन सुबह निकलकर एक लिम्ब कैंप करने के लिए, आर्टिफिशियल लिम्ब का कैंप करने के लिए हम धर्मपुरी गए। रात को 12 बजे घर पे पहुंचा, अटैची बदली करी और पूना के लिए रवाना हुआ। शायद उसने उस दिन अटैची के साथ में मेरा हाथ रोक लिया होता तो मैं शायद यहां तक नहीं पहुंचता।
बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं सारी बातों को बैक में जाकर देखने का प्रयास कर रहा हूँ। पूना पहुंचना हुआ, पूना से बहुत लगाव था, पूना में मेरी शिक्षा हुई, पूना में आदरणीय भाऊ का नाम मैंने मेरे नाना जी के मुखारबिन से कई बार सुना, जो राजस्थान के जस्टिस रहे, रिटायर हुए, और वो इनके बारे में बात किया करते थे। तो जब यह आया, मुझे आज भी वो दृश्य याद है। उस महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अधिवेशन में एकमात्र हम दो लोग दोनों राज्य से बाहर थे, और 2 दिन के इस अधिवेशन को अटेंड करने के बाद में मुझे लगा कि मेरे जीवन को एक नई मंजिल मिल रही है, मेरे जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। जिस चीज को मैं कई वर्षों से खोज रहा था, जो सामाजिक काम मुझे मन से पसंद नहीं आ रहे थे, वो काम मुझे कौन से काम अच्छे लग सकते थे मुझे मालूम नहीं था, लेकिन यहां आकर मुझे लगा कि जैन समाज में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हम जैसे कार्यकर्ताओं का निर्माण कर सकता है। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, भारतीय जैन संगठन प्रोग्राम डिलीवर नहीं करता, भारतीय जैन संगठन स्मार्ट गर्ल डिलीवर नहीं करता, भारतीय जैन संगठन मैट्रिमोनी डिलीवर नहीं करता। भारतीय जैन संगठन एक ऐसा विचार है, एक ऐसा संकल्प है जो हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है। यह भारतीय जैन संगठन है। साथियों, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़ा होता है। जब जर्नी शुरू हुई, यहां से जब हम गए, भाऊ के इन विचारों को सुना, आदरणीय प्रफुल्ल जी को उन विचारों को सुना, और जाकर तमिलनाडु की इस धरती पर जब हमारी जर्नी शुरू हुई, आप कल्पना करके देखिए, जिस व्यक्ति को समाज का कोई एबीसीडी नहीं मालूम, वो समाज के लोगों के बीच में जाता है, समाज वहां बिछाकर स्वागत करता है। मैं किन किन लोगों का नाम लूं? सिरकाली गए, आदरणीय ज्ञानचंद जी हमारे साथ खड़े हैं। पिछले 18 साल से बड़े भाई बनकर एक छोटे भाई को किस तरीके से निभाया जाता है, कोई इनसे सीखे। 18 साल की इस जर्नी के अंदर जब मैं पहली बार सिरकाली गया, मुझे याद है आज भी, वो टेबल के कोने पे खड़े होकर मैं भारतीय जैन संगठन के विचार को उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत लोग आते हैं, बातें करके चले जाते हैं। तो मैंने कहा यही एक व्यक्ति है जो आदरणीय भाऊ को, इन विचारों को मेरे साथ मिलकर और आगे बढ़ा सकता है। और वहां से मैंने इनको पकड़ा। पूरे तमिलनाडु के एक एक गांव में जाना हुआ, एक एक शहर में जाना हुआ, एक एक गांव में 10-10, 20-20, 25-25 बार गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, समाज ने जैन समाज के 30 साल के व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया, उस समाज ने इस विचारधारा को सम्मान दिया, इस समाज ने इस संकल्प को सम्मान दिया, इस समाज ने इस निस्वार्थ सेवा को सम्मान दिया। बंधुओं, कर्नाटक जाना हुआ, 6 महीने के अंतर्गत कर्नाटक जाना हुआ। जो व्यक्ति किसी समाज संस्था से नहीं जानता था, वो इन विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि कहीं देर न हो जाए का मन में भाव आया। तमिलनाडु से निकलकर कर्नाटका गए, ये ओम जी लुणावत बैठे हैं। बेंगलोर में इनके घर से यात्रा शुरू हुई, मैसूर गए, हुबली गए, हॉस्पेट गए। मैं ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है कि वो 18 साल के पुराने सारे साथी आज की सभा में उपस्थित है। भाई गौतम बाफना उपस्थित है, भाई जयंती धानेसा उपस्थित है, मैसूर के हमारे साथी उपस्थित है, न जाने कितने कितने साथियों का जिक्र करूं। साथियों, मैं इन सारे लोगों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने यहां तक पहुंचाने के लिए, यहां तक की कड़ी मेहनत करी। एक आम की गुठली जब जमीन में धंसती है, अपने अस्तित्व को समाप्त करती है, तो नया आम का पेड़ निकल कर आता है। तो आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कितने कितने लोगों ने 18 साल के अंदर मेरे साथ में अपने अस्तित्व को जीरो किया होगा, तब जाकर आपका साथी यहां तक पहुंचा है। साथियों, भाऊ जैसे व्यक्तित्व का हमारे साथ में मिलना और भाऊ का हमारे साथ में काम करना, मैं मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना मानता हूं। आदरणीय प्रफुल्ल भैया ने कहा कि आज एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा रिटायरमेंट है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे लिए जिंदगी का सबसे सुखद दिन है आज का, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं इस विचार से जुड़ा हूं, मैं किसी पद से नहीं जुड़ा। साथियों, पद रिटायर हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का व्यक्ति रिटायर हो सकता है, लेकिन जीवन में कार्यकर्ता कभी रिटायर नहीं होता। मैंने इस विचारधारा के साथ में अपने आप को जोड़ा है, मैंने इस संकल्प के साथ में अपने आप को जोड़ा है। और मैं फिर कहना चाहता हूं आप सभी साथियों से कि जो 40 साल पहले विचार निकला, हम सब लोगों के लिए वो विचार इंपॉर्टेंट है।
पद और प्रतिष्ठाएं तो व्यवस्थाएं साथियों। और उतरा दिन सूत्र में भगवान ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि हे मानव, तू इस बात की कामना मत कर कि तुझे राज्य मिलेगा, तू इस बात की कामना मत कर कि तुझे सत्ता मिलेगी। ये सब कामना करने के पश्चात मिलने वाले नहीं है, ये तो अर्जित पुण्यों के प्रतिफल से स्वतः ही तुम्हारे घर तक आएंगे। यदि कामना करनी है तो इस बात की कामना करके जो आप्त है, तृप्त है, दरिद्र है, दुखी है, उनका दुख कैसे दूर कर सकता है। क्योंकि इस 84 लाख जीव योनि में संकल्प शक्ति के साथ में, पुरुषार्थ के साथ में दूसरों की सेवा यदि कोई कर सकता है तो इस 84 लाख योनि में सिर्फ आप और हम कर सकते हैं साथियों। भगवान भी यहां चाहे तो यहां पर 368 स्कूल नहीं बना सकता, भगवान भी चाहे तो सुनामी की लहरों को नहीं रोक सकता, भगवान भी चाहे तो इन अनाथ बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन एक महामानव हमारे सामने ऐसा आया जिसने हम जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी। कितना कर पाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। मैं मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। 7 साल की उम्र में पिताजी का साया निकल गया, लेकिन मैंने भाऊ को और भाऊ के हर विचार को, आदरणीय प्रफुल्ल भाई को, आदरणीय प्रफुल्ल भाई के हर विचार को, मैं एक बात भी यहां पर कोई कोटिंग तरीके से नहीं कर रहा, मेरे दिल की अंतरात्मा से जो बात निकल रही है मैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और जीवन की हर एक सफलता के अंदर चित्त शुद्धि की आराधना के साथ में जब व्यक्ति काम करता है और पवित्रता के भाव के साथ में अपने आप को शुद्धता की तरफ लेकर जाता है तो सृष्टि का सपोर्ट निश्चित तौर से उसको मिलता है साथियों। आदरणीय भाऊ के किन किन विचारों को सुनने का मौका नहीं मिला। एक 32 साल के कार्यकर्ता को जो कभी चैप्टर का अध्यक्ष नहीं रहा, मात्र 6 महीने के अंदर ऐसे विशाल व्यक्तित्व के साथ में राजस्थान की हवाई यात्रा करने का मौका मिल रहा है, कर्नाटक की हवाई यात्रा का मौका मिल रहा है, तमिलनाडु की हवाई यात्रा का मौका मिल रहा है, और हवाई यात्रा का स्वाद नहीं आ रहा था। उस व्यक्ति के विचारों को सुनकर मन प्रफुल्लित हो रहा था कि जैन समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मानता है। तब जाकर जीवन न्योछावर करने का मन किया साथियों। इस जर्नी की 18 साल की जर्नी में कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं। मैं महीने में 25-25 दिन ट्रैवल किया, 20-20 दिन ट्रैवल किया साथियों। मुझे लोग 2, 5, 10 साल बाद पूछने लगे दोस्त होने के बाद में कि आपका व्यापार क्या है। मैंने कहा अच्छा हुआ पूछ लिया आपने। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं साथियों, पैसा कमाने वाला व्यक्ति पुण्य कमाता है कि नहीं कमाता है इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन पुण्य कमाने वाला व्यक्ति पैसा जरूर कमाता है। ये मैंने अनुभव किया भारतीय जैन संगठन की 18 साल की इस यात्रा के अंदर। मैं किन किन लोगों का सम्मान करूं, किन किन लोगों का भाव करूं। शायद इस नाचीज को यहां तक पहुंचाया जिसकी कोई लायक नहीं थी, जो कभी काबिल नहीं था, इस काबिल व्यक्ति को यहां तक पहुंचाया। और प्रफुल्ल भाई आपने ठीक कहा कि आज मेरा रिटायरमेंट है। एक काबिल व्यक्ति वापस 18 साल की शुरू की हुई इस यात्रा पर पहुंच रहा है। इस बात की बहुत खुशी है कि 18 साल पहले एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ था और आज से मेरे नए दिन की शुरुआत हो रही है। मैं पुनः भारतीय जैन संगठन का एक साधारण कार्यकर्ता बनकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूं। पद आते हैं, पद जाते हैं, विचार सदैव जीवित रहते हैं साथियों। शायद मैं बहुत कुछ कर पाया, इस बात का मैं आंकलन नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ करना है इस बात का विश्वास रखता हूं। भाऊ जैसे व्यक्ति का विचार सदैव सदैव सदियों सदियों तक पहुंचना चाहिए, समाज जीवंत रहना चाहिए। महावीर के शासन की ये उपलब्धियां हर घर तक पहुंचनी चाहिए। बिगड़ते विडंबनाओं के बीच में संस्कार हर घर तक पहुंचने चाहिए। ये किसी पद पे रहने वाले व्यक्ति का काम नहीं है, ये जिन शासन में जीने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है साथियों। अरे हमें तो फक्र होना चाहिए, कोई तो संगठन है जो इस बात पर काम करता है, कोई सोचता है। छोटी बड़ी बातें हो जाती है, आगे पीछे हो जाता है, पद प्रतिष्ठा रहते हुए कई लोगों को कुछ बात कहने का मौका मिल जाता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में एक बात याद रखना, नाराज होना मना है, थकना मना है, हारना मना है। जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा आप लोगों का, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि जीवन की अंतिम सांस तक समाज के हर काम के लिए, इस विचारधारा के लिए, संकल्प के लिए चित्त के हर कोर से, आत्मा की हर पवित्रता के साथ में इसके साथ भाव से जुड़ा हुआ रहूंगा। एक अंतिम बात बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। प्रफुल्ल भाई ने कहा छोटा भाई, शायद उन्होंने ये वाली बात तो 17 साल पहले कह दी थी। इनको भी लगा ये बंदा कुछ कर सकता है। इन्होंने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर आगे बिठाया, आगे चलाया, आगे चलाकर बहुत सारी चीजें सिखाई। व्यक्ति सीखे बिना आगे नहीं बढ़ सकता है।
भारतीय जैन संगठन, मैं पुनः कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए एक संस्था है। मेरे लिए भारतीय जैन संगठन एक जीवन है। 18 साल की इस यात्रा के अंदर इतने अनगणित, इतने संकल्प संजोए, इतने भाव आए, इतनी पवित्रता बढ़ी, इतनी शुद्धता बढ़ी, इतनी निर्मलता बढ़ी, शायद मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। कल मुझे बीजेएस रत्न का अवार्ड दिया गया। मैंने लोगों को मना कहा, साथियों को मना कहा, मैं कल ग्रहण किया, लेकिन यह सम्मान आप सभी के चरणों में अर्पित करता हूं। बंधुओं, 18 साल की इस यात्रा के अंदर, मेरी वाइफ सामने बैठी है, 18 साल की इस यात्रा में एक भी पोस्टर, एक भी फोटो, एक भी न्यूज कटिंग, एक भी मोमेंटो मेरे घर में नहीं है। मैं रखता नहीं हूं। जो काम जिसका है उसको अर्पण है। जिन्होंने शुरू किया उनके चरणों में पुनः उनको अर्पित करता हूं। यह सम्मान तो कार्यकर्ताओं का है। साथियों, एक स्टोरी जो मुझे प्रभावित करती है उसको कहकर 2 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब कहने का वक्त नहीं है, यहां से नई शुरुआत करने का वक्त है। किसी ने ठीक से कहा है कि वेयर एवर यू हैव रीच्ड मेक इट जीरो एंड नाउ डिसाइड फ्रॉम हियर टू वेयर। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। जहां तक आप पहुंचे हैं उसको यहां पर शून्य करने की जरूरत है, और नई शुरुआत यहां से किस तरीके से करनी है उस पर नए संकल्प के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है। एक पेंसिल की स्टोरी जो मुझे प्रभावित करती है, मेरे जीवन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। पेंसिल के माध्यम से मैं आदरणीय भाऊ के जीवन को देखता हूं। एक दादाजी अपने पोते को पत्र लिख रहे हैं कि बेटा, यदि मैं नहीं रहूं तो इन 6 बातों का याद रखना, पेंसिल के जीवन से सीखने का प्रयास करना। मैं मेरे साथ जोड़कर आदरणीय भाऊ के वक्तव्य को और आदरणीय भाऊ के जीवन को मेरे अपने जीवन के साथ में जोड़कर इस कहानी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और आप उसी संदर्भ से इस बात को देखिएगा। दादाजी पोते को कह रहे हैं कि पेंसिल लिख रही है ना, तो बेटा ध्यान रखना, जब पेंसिल लिखती है तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। इसके लिए जीवन में कभी सफल हो जाओ ना तो कभी घमंड मत करना, गुमान मत करना। तुम तभी सफल होंगे जब किसी न किसी का तुम्हारे पीछे हाथ रहेगा। इसके लिए मैंने शुरुआत की कि मैं नाचीज को यहां तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। दूसरी बात, दादाजी कह रहे हैं कि पेंसिल बीच बीच में चोट खाती है, उसको शार्पनर से शार्प किया जाता है, लेकिन पेंसिल को शार्प करने के बीच में चोट लगती है। लेकिन उस पोते को कह रहे हैं दादाजी कि बेटा याद रखना, जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आएगी। जिस प्रकार पेंसिल को शार्प करने के बाद में वो और निखर कर आती है, वैसे जीवन में आने वाली हर चुनौती से डरना मत, और ज्यादा निखर कर बाहर निकलना। तीसरी बात कह रहे हैं दादाजी अपने पोते को कि बीच बीच में इरेजर लगा हुआ है, पेंसिल जो है उसको इरेज करना, कभी गलतियां हो जाए तो। आज मैं अपना सिर आप लोगों के माथे पर, आप लोगों के चरणों में टिकाकर 16-18 साल की इस जर्नी में, जानते हुए अजानते हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैंने किसी एक कार्यकर्ता का भी दिल दुखाया हो, आदरणीय भाऊ का दिल दुखाया हो, आदरणीय प्रफुल्ल जी का दिल दिखाया हो, किसी गांव के छोटे कार्यकर्ता का दिल दुखाया हो, तो मैं एक अंतर्मन की गहराई से आप लोगों के चरणों में अपना माथा टिकाकर क्षमा याचना करता हूं। चौथी बात, दादाजी कह रहे हैं कि बेटा, जो पेंसिल का बाहरी स्वरूप है वो पेंसिल को सुंदर बना रही है, लेकिन उस पर कभी लक्ष्य मत करना। उस पेंसिल का अंदर का जो ग्रेफाइट है वो इंपॉर्टेंट है। तुम कितना भी बाहर की चकाचौंध में रहो, लेकिन जिस तरीके से ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है, वैसे तुम्हारी अंदर की आत्मा इंपॉर्टेंट है। उस पर दुर्लक्ष्य मत करना। कितना भी काम कर लो, कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन अपनी आत्मा को केंद्र में रखकर काम करना। और 5वीं बात दादाजी लिख रहे हैं, याद रखना, पेंसिल लिखते लिखते छोटी होती जा रही है, वैसे ही तुम हर एक दिन के साथ में छोटे होते जा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी कम होती जा रही है, तुम्हारी जिंदगी का एक एक दिन कम होता जा रहा है। इसके लिए आने वाले हर एक दिन का सच्चे तरीके से उपयोग करना। और अंतिम बात उन्होंने कहा कि पेंसिल जहां पर लिख रही है वहां पर असर छोड़ती है। इसके लिए जीवन में हर एक काम अब प्रसिद्धि के लिए नहीं, सिद्धि के लिए करना है, अवार्ड के लिए नहीं, लोगों के दिल के लिए करना है, लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए करना है। पुनः मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, बीजेएस को प्रणाम करता हूं, आदरणीय भाऊ को प्रणाम करता हूं, प्रफुल्ल भाई को प्रणाम करता हूं। जय जिनेंद्र, जय महावीर।